नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है साइबर अपराध पर सरकार सख्त। जी हां, डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं ने सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। साइबर ठग पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। लिहाजा अब प्रदेश की मोहन सरकार ने हर जिले में साइबर थाना खोलने का प्लान बनाया है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिले। लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी क्या सरकारों के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरी है? हर जिले में साइबर थाने खोलने से क्या इस तरह के मामले में फौरन कार्रवाई हो सकेगी? सवाल तो ये भी, क्या कांग्रेस को इन घटनाओं के बहाने बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक्शन में मोहन सरकार, साइबर ठगों पर होगा प्रहार। डिजिटल अरेस्ट समेत साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के बीच अब मोहन सरकार एक्शन में आई है। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में एक साइबर थाना और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क होगी। जाहिर है कि राजधानी भोपाल में ही 4 दिन के भीतर 2 डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, मंत्री के बेटे तक को साइबर ठग नहीं छोड़ रहे। इसलिए अब मोहन सरकार ने इन ठगों पर नकेल कसने के लिए एक्शन प्लान बना लिया है ताकि इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सके। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। कुछ दिन पहले साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोगों को जागरूक करना पड़ा था। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 मंत्र दिए: रुको, सोचो और एक्शन लो। और अब मोहन सरकार ने भी इसको लेकर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि हर जिले में साइबर थाना और अपराधों को रोकने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश में कुछ आपराधिक घटनाओं के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। देखिए, एक तो ये कोई फैसला नहीं है कुछ इसमें, क्योंकि साइबर थाने पहले भी खुले हुए थे और गृह विभाग के अंडर में ही पूरे जगह कार्यरत हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये और नए थाने किस तरह से खोलना चाहते हैं कि ऑलरेडी जब खुले हुए हैं, गृह विभाग उसकी देखरेख कर रहा है, डीजीपी के अंडर में रहते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये नया निर्देश किस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बोला है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन धोखे के तरीके में भी तेजी से बदलाव आए हैं और जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो है डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम का ये बिल्कुल नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं और डराकर घर पर ही बंधक बना लेते हैं। लेकिन अब मोहन सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त एक्शन लेने के लिए फ्री हैंड कर दिया है और अब उनके फैसलों से भी साफ झलक रहा है कि उनकी सरकार में साइबर अपराधियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार, साइबर एक्सपर्ट महेश श्रीवास्तव और एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। साइबर थाने खोलने जा रही है। शैलेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शैलेंद्र जी बताइए। मध्य प्रदेश सरकार तमाम जिलों में साइबर थाने खोलने जा रही है, साइबर डेस्क खोलने जा रही है। इससे क्या फायदा होगा और जो साइबर अपराध जो हो रहे हैं, ये चुनौती है पुलिस के सामने सबसे बड़ी, इससे निपटने के लिए हमारी पुलिस कितनी तैयार है?
ये सब चीज़ें शासन की संवेदनशीलता और साइबर अपराधों से उनकी लड़ने की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है, ताकि जो बढ़ रहे साइबर अपराधों से लड़ा जा सके और बड़ी मात्रा में लड़ा जा सके। और जब तक एक भी पीड़ित इसमें रहेगा उसके खिलाफ विक्टिम को राहत दिया जा सके। तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा फैसला है और ये लगातार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए प्रयासरत है कि सब लोगों को न्याय मिले। और ये सब जो चीज़ें संभव होंगी वो होंगी जागरूकता से, क्योंकि जब मोबाइल पर व्यक्ति कांटेक्ट में रहता है तो वो जो भी फैसले लेता है, जो भी बात करता है, उसके बीच में कोई भी नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता जगा पाएँ, सब लोगों को अवेयर कर पाएँ कि मोबाइल का कितना इस्तेमाल करना है, मोबाइल का कितना इस्तेमाल नहीं करना है, किस कॉल का जवाब देना है, किस अनजान कॉल का जवाब नहीं देना है। जब हम ये कर पाएंगे, लोगों तक बात पहुंचा पाएंगे और लोग इसको समझेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है, अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इन सारे अपराधों की कमी होगी या समाप्त हो जाएंगे। हम पहले देखते पहले OTP वाले फ्रॉड होते थे, तो लोगों ने इसके बारे में लोगों को जागृति आ गई, जानकारी आ गई, वो फ्रॉड बंद हो गए। उसके पास सेक्सटोर्शन के वीडियो कॉल आते थे, वो कुछ टाइम चले, वो बंद हो गए। इसके बाद नया जो कॉल शुरू हुआ था कि आप देखते थे लोन ऐप पे लोन मांगते थे, उसके कारण कई लोग तकलीफ में फंसे, समस्या में फंसे, लोगों का नुकसान हुआ। जब लोग जागृति आ गई, लोन ऐप पे लोगों ने ऐप से लोन लेना बंद कर दिया, सरकार के प्रयास हुए, उसमें लोन की ऐप जो ब्लॉक की गई है उनको रिमूव करवाया गया गूगल प्ले से और प्ले स्टोर से, जहाँ से भी, तो वो बंद हो गया। फिर उसके बाद आपने देखो मैट्रिमोनियल शादी वाले जहाँ से आए, नौकरी वाले जहाँ से आए, फिर उसका इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड आया और ये नया फ्रॉड आया। तो लोगों में जब जागरूकता आएगी तो ये नए फ्रॉड होने बंद हो जाएंगे और जब मोबाइल के उपयोग के प्रति लोगों की सावधानी जगेगी, लोगों सतर्कता बरतेंगे, लोग अपने विवेक को उस टाइम जागृत रखेंगे, जब कॉल आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी परख समझेंगे, तो मुझे लगता है साइबर अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे लोगों की मदद से, जनता की जागरूकता से। लेकिन चौहान साहब, आपने कहा कि लोगों की मदद से खत्म होंगे। मेरा सवाल ये था कि पुलिस कितनी सक्षम है, हमारे पास संसाधन है क्या, जो नए थाने खोलने, डेस्क खोलने की बात कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा लोगों के लिए? तुरंत न्याय मिल पाएगा क्या? सिर्फ जागरूकता से इस अपराध को रोक सकते हैं या अपराध पर कार्रवाई करके भी अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, दूसरे देशों में बैठे रहते हैं, तो उनसे भी आपको कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। कोई भी अपराध में एक एक्शन होता है और दूसरा प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, एक्सीडेंट के मामले में हो, अपराध के मामले में, तो प्रिवेंशन के लिए बात होती है कि जागरूकता की, और दूसरा जो अगर अपराध हो जाता है उसके बाद पकड़ धड़ की मामले। हमारी पुलिस हर मामले में सक्षम है, सब मामलों में कार्रवाई की है, परंतु जिस मामले में देरी हो चुकी होती है, पैसे निकल चुके होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। दूसरा इसमें दो बड़े जो कहना चाहिए कि जो मोबाइल कॉन्टैक्ट और बैंक अकाउंट, इसमें दो जो एजेंसियां हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो फर्जी सिमें जारी होती हैं या दूसरों व्यक्ति से नाम से लिए जाते हैं या जो खातों में पैसा जाता है उसको रोकना, लेट होने पर वो कई बार वो हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए डेस्क हैं जो हमारे जो थाने हैं वो बड़ी मदद करेंगे संसाधन के रूप में, और इनको रोकथाम या पकड़ धकड़ के रूप में बहुत मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, हमसे संपर्क करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रदीप जी, आपने सुना किस तरह से बता रहे थे कि क्या दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कि क्या होने वाला है। पहले से डेस्क काम कर रही हैं। देखिए, जब महिलाओं पे अपराध बढ़े थे तो आपकी सरकारें रहीं, महिला थाने खोले गए थे। अब साइबर अपराध बढ़े हैं तो साइबर थाने खोलने की बात कर रही सरकार। लोगों में जागरूकता भी आनी चाहिए और सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। तो इस पर सियासत क्यों होना चाहिए? बेहतर सुझाव देना चाहिए कांग्रेस को। ब्रजेश भाई, ये मुद्दा आज आपने अपने कार्यक्रम में लिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस क्राइम का शिकार होते जा रहा है, चाहे हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हमारे पड़ोसी हो, हमारे शहर को, प्रदेश के हो। क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है, आपने उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन जहां तक जागरूकता की बात है, चौहान साहब ने कहा कि जागरूकता जरूरी है। जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसा क्राइम है, किस तरीके से फर्जी तरीके से आपको ट्रैप किया जाएगा। हम हो, आप हो, हम थोड़े जागरूक हैं, हम बच निकलते हैं, समझ जाते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन आम व्यक्ति जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है या जिनकी इनको जानकारी नहीं, निश्चित रूप से वो ठगी का शिकार हो रहा है। अब मोहन यादव जी ने कहा कि हम लोग साइबर थाना खोलेंगे, तो साइबर थाना तो पूरे प्रदेश में है ऑलरेडी। मोहन यादव जी से मैं ये कहूंगा, उनकी सरकार से कहूंगा कि भाई आप पुलिस बल कितना इस चीज के लिए लगा रहे हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगा रहे हो, संसाधन कितने हैं, अनुभवी एक्सपर्ट इसके लिए कितने हैं, तो इसकी जानकारी मोहन यादव जी नहीं देंगे। और मोहन यादव जी जिस तरीके के बयान, 1 साल की उनकी सरकार हो गई है, जिस तरीके के उलझुल बयान उनकी तरफ से आते हैं, आपने देखा होगा कि वो बुधनी चुनाव के समय किस तरीके से लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, जिनका मध्य प्रदेश की जनता से। देखिए मैं चाहता हूं प्रदीप जी, गंभीर मुद्दा है, सुनिए आप इधर उधर मत जाइए, इस पे सरकार अपना प्रयास कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि सब अपनी भूमिका निभाएं, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने तारीफ की, मेरी बात भी सुन लीजिए, आप भी अपनी भूमिका निभाइए कि आपके आस पड़ोस के, आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपकी पार्टी वाले सब अपनी भूमिका निभाएं जागरूकता के लिए। सरकार अपनी भूमिका निभाए। आपने जो सवाल उठाया वाजिब है, मैं सवाल लेकर जाऊंगा वाणी जी के पास, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें इधर उधर की बात ना हो, क्योंकि समय कम है, मुद्दे की बात आ जाए, अच्छी सलाह आ जाए आपकी। मैं सलाह ही दे रहा हूं। मेरी आवाज आ रही ब्रजेश भाई? जी जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की सुरक्षा कैसे हो, मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन बेहतर कैसे हो, उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। इधर उधर की बातें करते हैं, बांटोगे तो कटोगे तो बांटोगे। इधर उधर की बात नहीं कर रहे ना, हम तो साइबर थानों की बात कर रहे हैं। साइबर थाने तो जिम्मेदार कौन है? आप इधर उधर जा रहे हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही ब्रजेश भाई ये व्यवस्था करनी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही इस बारे में सोचना होगा। ये जो साइबर क्राइम, ये डिजिटल अरेस्ट कोई आज का नहीं है। पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं जो रजिस्टर्ड हुए पुलिस थानों। क्या आप साइबर थाने भी खुलेंगे? साइबर थाने ऑलरेडी पहले से हैं। नहीं है मुख्यमंत्री जी अगर गंभीरता से बता दीजिए कहाँ है साइबर थाना। एक राज्य साइबर सेल है भोपाल में, जहाँ तमाम मामले सुने जाते हैं। डेस्क बनाई गई थी वहां पे, एक थानों में एक्सपर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, थाने नहीं थे अभी तक। मैं ब्रजेश भाई आपसे कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर पहल कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद। इसमें कहीं कोई मैं उनको धन्यवाद देने से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि गंभीरता कितनी है मुख्यमंत्री जी की, ये हमें देखना पड़ेगा। तो गंभीरता कितनी है वाणी जी, वो ये कह रहे हैं थाने खोल रहे हैं, स्वागत है उसका, लेकिन आपके पास संसाधन है, वैसे अनुभव एक्सपर्ट वाले अधिकारी हैं आपके पास जी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और पैनल डिस्कशन में जो जुड़े हैं साथीगण उनको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और तत्काल कार्यवाही करते हुए जिस गति से वो हर मसले की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको एक अच्छा मसले को हल करने के लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। बेबुनियाद बयान नहीं देते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं और मुझे लगता है उनके अथिक प्रयासों से एक दिशा मिलती है इस प्रदेश में कि हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। उसी के अंतर्गत ये जो साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, देखिए अगर हम एनालाइज करें तो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, एक डेवलपर होता है और एक हैकर होता है। तो हर क्षेत्र में हमें दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे लोग मिलते हैं जो नेगेटिव डेवलपमेंट करते हैं और ये उसी श्रेणी के लोग हैं जो टारगेट करते हैं उस श्रेणी पॉपुलेशन की जो बहुत जल्दी उनके झांसे में आ जाती है, और बैंक की जानकारी हो या फिर अपने बच्चों। ये तो आप झांसे वाली बात बता रही वाणी जी, लेकिन आपके मंत्री के बेटे के साथ घटना होती है, तत्काल एक्शन हो जाता है, आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो जो थाने खुल रहे हैं आम जनता के साथ भी ऐसा ही होगा, तत्काल कार्रवाई हो पाएगी। ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये इसीलिए तत्काल कार्रवाई के लिए हर थाने में सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां साइबर डेस्क हो, ये साइबर थाने इक्विप्ड हो ऐसे कंप्लेंट्स लॉन्च करने के लिए और उसके ऊपर सुनिश्चित कार्रवाई करने के लिए। बिकॉज साइबर थाना केवल एक टेबल कुर्सी और जानकारी लेने वाले स्थान नहीं हो सकता। वहां पर जो अधिकारी हो वो साइबर के मामलों से भली भांति विशेषज्ञ हो। हाँ जी, बिल्कुल विशेषज्ञ हो, और क्या टेक्निकल डिटेल्स उनको फॉलो अप करनी है और कैसे उस क्राइम के तह तक पहुंचना है, उसके लिए वो उनके पास पर्याप्त सुविधा और साधन हो, इसकी जानकारी और इसकी सुध ये माननीय मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल टू द पॉइंट और फैक्चुअल बात करते हैं। ये तो आपके कांग्रेसी आप लोगों को आदत है, क्योंकि आपके जो बयान देते हैं कुछ
नेता लोग, वो तो महिलाओं में रस और चाशनी, चलिए उनके आप भी मुद्दे से इधर उधर मत जाए वाणी जी। बेतुके भाई मैंने होते हैं। उनको भी रोका था, प्रदीप जी को भी। नहीं, चलिए तो मैं मैं लौट रहा हूँ आपके उनका पास। महेश जी जवाब भी हमारे उनकी पास भाषा में दे रही हूँ। एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं। महेश जी, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध खासकर। आपकी जेब से, आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। क्या आपको लगता है कि साइबर थाने खुलने से, साइबर डेस्क खुलने से इन पर अंकुश लगा पाएंगे और हमारी पुलिस इतनी सक्षम है? क्योंकि हम जब तक देख रहे हैं कि अपराधी जो साइबर अपराधी होता है वो एक कदम बढ़ता है, पुलिस उसके पीछे पीछे रहती है, आगे नहीं बढ़ पाई है। एक तरीके से फ्रॉड करता है, उस पर अंकुश लगता है, रोक लगती है, वो नया तरीका ईजाद कर लेते हैं, उस पर कुछ रोक लगाने की कोशिश होती है, वो नया तरीका अपना लेते हैं। अब एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करने की बात आ रही है, सीबीआई बनकर, पुलिस बनकर ही अरेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है साधन पर्याप्त हैं, हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं और हम इन पर रोक लगा सकते हैं, इनसे आगे बढ़ सकते हैं? इसमें वही दो तरीके का फ्रॉड मैं बताऊंगा। एक होता है टेक्निकल फ्रॉड, जिसमें जो हैकर रहते हैं वो अगर किसी के मोबाइल में कुछ टेक्निकल मतलब ट्रोजन डाल दिया या कुछ अटैक करके उनका मोबाइल एक्सेस कर लिया तो उनके अकाउंट से पैसे वो निकाल सकता है। कोई लिंक भेज दिए आपसे। साइबर फ्रॉड हो रहा है अभी जो डिजिटल अरेस्ट का, इसमें कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं होती है। जनरली इसमें लोगों को डरा के उनका पैसा मांगा जाता है। अब इसमें डराने के अलग अलग तरीके हैं कि किसी को कॉल करके बोला जाएगा कि आपका लड़का एडमिट है हॉस्पिटल में और अभी तुरंत आपको क्या बोलते हैं, आपको हॉस्पिटल में पेमेंट जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। या फिर बोला जाता है कि आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट निकला है आपका, ये लोगों को डरा के उनके अकाउंट से पैसा निकालने की बात की है। तो इसमें अगर अवेयरनेस रहेगा, जैसे पेरेंट्स को अवेयरनेस है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या स्टूडेंट का अवेयरनेस है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मेरे अकाउंट में फ्रेंड लिस्ट से पैसा मांगा जा रहा है, तो अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। प्लस आपके पास अगर साइबर थाने है तो सबको उतनी टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर अपडेट करनी पड़ेगी। हर 6 महीने या साल भर में उनको एक ट्रेनिंग टाइप की देनी पड़ेगी ताकि वो लेटेस्ट क्राइम से अपडेटेड रहें और वो जानकारियां उनको टेक्निकल में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कई जगह वो क्या होगा कि हैकर्स को पकड़ने के भी कोशिश में रहेंगे कि कैसे पकड़ा जाए, आईपी क्या होता है, लोकेशन कैसे ट्रेस करते हैं, काफी कुछ। अगर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो काफी हद तक केस सॉल्व भी कर सकते हैं और अवेयरनेस रहेगा तो केस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अभी तो दिक्कत ये है ना कि देश में नहीं विदेश में बैठकर ठगी की जा रही है, तो उससे किस तरह से लोग जागरूक रहें, रुक सकते हैं? एक तो आपने बताया है कि डरो मत, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, रुको, सोचो, इसके बाद निर्णय करो। कि कोई आपको डरा रहा है तो एकदम उस पर प्रतिक्रिया मत दो, डरो मत, पहले विचार करो, इसके बाद एक्शन में आओ। दूसरा आपने कहा कि आपके किस तरह से ठगी कर ली जाती, कि आपने मेल भेज दिया, आपने कोई लिंक भेज दिया, क्लिक करा दिया, आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लिया और आपकी जानकारी लेकर आपके साथ फ्रॉड किया। तो इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए, जागरूकता के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डराने वाले मामले में तो समझ में आ गया कि डरिए मत आप। देखिए, जागरूकता के लिए अगर स्कूल कॉलेज के सिलेबस में मान लीजिए कुछ एक सिलेबस में डाल दिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी कंपलसरी है, प्लस उनके पेरेंट्स को भी बताया जाए, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए हर जगह कि पेरेंट्स को भी ना ठगा जाए और उनके बच्चों के साथ भी फ्रॉड ना हो। कॉलेज के भी सिलेबस में अगर आपने 4 या 6 महीने के लिए साइबर सिक्योरिटी के सिलेबस डाले हुए हैं तो उनसे भी काफी अपडेट हो जाएगा, तो क्राइम रेशियो काफी कम हो जाएगा इससे। ये महत्वपूर्ण सुझाव है वाणी जी, सिलेबस में ही डाल दिया जाए, अभिभावकों को भी बताया जाए और बच्चों को शुरू से ही पता रहे कि वो ठगी का शिकार नहीं होंगे, किस तरह से वो सोशल मीडिया पे अपने आप को रखें, किस तरह से डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें और क्या क्या सावधानी बरतें। ये बेहतर सुझाव है मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा अंकुश लगाया जा सकता है। और एक सुझाव इसमें यह भी है कि जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं ना, जैसे कोई झुग्गी में रहता है या फिर ऑटो वाले हैं, तो इनके साथ ज्यादातर क्या होता है कि जो फेक अकाउंट खोले जाते हैं वो इनके नाम पे खोले जाते हैं। पुलिस तो समझ ज्यादातर में बनाने की जरूरत है ना, बैंकों को भी इस पर ध्यान देना होगा। यही लोग मिलते हैं महेश जी, बैंकों को भी इसमें ध्यान देना होगा। तो वाणी जी, सरकार ऐसा प्रयास क्यों नहीं करती कि सिलेबस में ही जोड़ दे? देखिए, वो एक एस्पेक्ट है कि हम एजुकेट करेंगे, साथ में हम बहुत सारे अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी रख सकते हैं। जैसे जो ऑफिसेज हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं जहां पर लोगों के जो ज्यादा संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं, तो एक बड़े ग्रुप्स में भी हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू कर सकते हैं जिसमें लोगों को जागरूकता के लिए कुछ जानकारियां उपलब्ध की जाए। और पहली बात तो
कभी भी फोन पे अनजान व्यक्ति को, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अपनी निजी जानकारी तो हमें देनी ही नहीं चाहिए जब तक हम व्यक्तिगत उस चीज को वेरीफाई ना करें। तो ये एक स्वाभाविक रूप से एक इमोशनल ब्लैकमेल के तौर पर भी एक क्राइम है, जिसके लिए लोगों को थोड़ा सचेत ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। और इतनी जल्दी तो आप लोगों का इतना बड़ा संगठन है, इसमें भूमिका भी आप बेहतर निभा सकते हैं कि अपने लोगों को भी, यदि ये जागरूकता अभियान पार्टी ने भी अपने स्तर पर चलाया होता तो मंत्री पुत्र को ठगी का शिकार नहीं होना पड़ता। कई हमने देखा है नेता ठगी के शिकार हो जाते हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं हो जाती हैं, तो पार्टी भी तो पहल कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए हम भी तो आपके जैसे एक इंसान ही हैं। तो ये जो माइंड गेम्स प्ले करते हैं, ये जो ठग करने वाले हैं बेसिकली माइंड गेम्स प्ले करते हैं और कन्विंस करते हैं अगले को, और अपने आप को इतनी सच और आत्मीयता के साथ पेश करते हैं। तो हमें इसी चीज का शिकार नहीं होना है जिसमें हम कोई ऐसी जानकारियां उनको ना दें जिसमें हम ही को नुकसान हो। ठीक है, तो सरकार की खामियां ही नहीं देखना चाहिए प्रदीप जी, खुद पहल भी करनी चाहिए। यदि जागरूकता की बात आ रही है तो कांग्रेस भी उसमें भूमिका निभा सकती है। आप भी अपने कार्यक्रमों में, अपने जो सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं, उसमें एक सेशन रख सकते हैं कि आप भी ठगी का शिकार ना हो और आपके परिवार वाले लोग भी ना हो। नहीं ब्रजेश भाई, जागरूकता बहुत जरूरी है, हर स्तर पे जागरूकता जरूरी है और हर व्यक्ति का दायित्व भी है कि जो जानकारी नई अपडेट और जिस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है उसकी जानकारी हर आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन मैं बात यह है कि निर्णय तो सरकार को लेना है, कानून तो सरकार को बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को खड़े करने हैं। मुख्यमंत्री जी 1 साल उनको मुख्यमंत्री बने हुए हो गए हैं, गृह विभाग भी उनके पास है। जब प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, जब लोगों को ठगा जाएगा, महिला सुरक्षा का मामला आएगा, बच्चों की सुरक्षा का मामला आएगा, पशुओं की सुरक्षा का मामला आएगा, तो गृह मंत्री से पूछा जाएगा। गृह मंत्री वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जब मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर इस तरीके के क्राइम मध्य प्रदेश में 1 साल से बढ़ रहे हैं, 1 साल से पूरा मध्य प्रदेश ठगी का शिकार हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तब कहाँ थे? आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे के साथ ठगी हुई तो मोहन यादव जी तत्काल मंत्री के बेटे के साथ। तो प्रदेश में कहीं भी कोई आम नागरिक के साथ अगर ठगी होती है तो मुख्यमंत्री जी को उतना ही सक्रिय रहना चाहिए, उतना ही गंभीर रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वाणी जी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को कहिए गृह मंत्री किसी और को बना दें, तो उससे क्या अपराध कम हो जाएंगे। ज्यादा तत्काल एक्शन होगा ना मुख्यमंत्री के पास यदि गृह विभाग रहेगा तो। देखिए साइबर थाने का निर्णय हो नहीं रहा ना ब्रजेश भाई, 1 साल से हो नहीं रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी अच्छे आदमी को गृह मंत्री बना दे। कम से कम महिला सुरक्षा मिलेगी, बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, पशुओं को सुरक्षा मिलेगी। हाथी और बाघ मारे जा रहे हैं प्रदेश में, तो एक कोई गृह मंत्री अच्छा बना दे। गृह मंत्री का काम नहीं है ना, हाथी बाघ के लिए वन विभाग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है। हालांकि वाणी जी जवाब देंगे। 7.5 करोड़ लोगों को सुरक्षा और शांति मैं ये देना चाहती हूँ भाई साहब को कि ये मोहन यादव की संवेदनशील सरकार है, तत्पर काम करने वाली सरकार है, जहां FIR लॉन्च होता है और एक्शन भी होता है। आपको मैं याद दिला दूं कि ये कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस वाली नहीं है, जहां FIR भी लॉन्च नहीं होता था। और रही बात अपराधों के मामले में, तो अपराधों की जो संख्या है, आप ही के एक एडिशन था भोपाल का जो अक्टूबर में जिसने प्रिंट किया, आपराधिक मामलों में कितना कमी आई है। और नहीं, आप इसका राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि अगर महिला के साथ कुछ होता है, किसी बच्चे के साथ होता है, वो एक बहुत की सरकार है। 18 बच्चियों के साथ, बहन बेटियों के साथ प्रदेश में आप और हम दोनों को संज्ञान लेना चाहिए। परंतु राजनीति करके आप लोगों की आदत है लाशों की राजनीति हमेशा करते हैं। आज की बात नहीं, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। आप कान खोल के सुनिए। आप लोग पहले तो देखिए कमलनाथ जी होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार भी इनको लेकर सख्त है, लेकिन यदि वो सख्ती का असर जनता तक पहुंचेगा, अपराधियों पर कार्रवाई होगी, तो इस पर अंकुश भी लगेगा। साइबर अपराध ऐसा है कि जिसमें जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको, हमको, सबको जागरूक होना पड़ेगा और ये जागरूकता का अभियान दूसरों तक भी पहुंचाना पड़ेगा। आपको दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।